प्रणाम सभी को। आज हम इकाई 2 उपभोक्ता संतुलन एवं मांग नामक इकाई में पीडीएफ नंबर 2 में कल 13 नंबर पेज तक समझ गए थे। आज आगे के प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न, पूर्ण तृप्ति बिंदु क्या है? पूर्ण तृप्ति बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता घटकर शून्य हो जाती है। इस बिंदु पर कुल उपयोगिता का बढ़ना बंद हो जाता है और वह अधिकतम हो जाता है। इस बिंदु को ही पूर्ण तृप्ति बिंदु कहा जाता है, यानी अधिकतम संतुष्टि का जो बिंदु होता है उसे पूर्ण तृप्ति बिंदु कहते हैं। दूसरा प्रश्न, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? तो उत्तर, मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान होने के कई कारण हैं। मांग वक्र के ऋणात्मक होने के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण आता है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। सीमांत उपयोगिता, जैसी जैसी वस्तु का व्यक्ति उपभोग करते जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता उतनी ही कम होते जाती है। अगर किसी व्यक्ति को 3 रोटी की भूख लगी हुई है तो पहली रोटी से उसे 5 उपयोगिता प्राप्त हो रही है, दूसरी रोटी से उसे फिर 5 उपयोगिता प्राप्त होगी और तीसरी रोटी जैसे ही वह उपभोग करता है तो उसकी उपयोगिता संतुष्टि बिंदु पर 15 पर आ जाएगी। ठीक अगली इकाई से उसे उतनी ही मात्रा में ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। अगला पॉइंट आता है प्रतिस्थापन प्रभाव। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने का दूसरा कारण प्रतिस्थापन प्रभाव, कोई दूसरी वस्तु प्रतिस्थापन नहीं हो। तीसरा, आय प्रभाव। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की संख्या में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मांग के नियम के 2 अपवाद बताइए। मांग नियम के 2 अपवाद कौन से? पहला अपवाद, उपभोक्ता की अज्ञानता। दूसरा, गिफिन पदार्थ। उपभोक्ता अज्ञानी होने पर मांग वक्र पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और गिफिन पदार्थ के अंतर्गत। गिफिन का हमने पिछले पीडीएफ में पढ़ा था चैप्टर में कि 2 वस्तुएं प्राप्त हुई और 2 वस्तुओं से उसे 10 उपयोगिता प्राप्त होना था। एक वस्तु बहुत ही खराब निकल आई और एक वस्तु बहुत अच्छी निकल आई, तो एक वस्तु से उसे 10 उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी, दूसरी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मांग नियम से आप क्या समझते हैं? तो मांग नियम का नियम वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी मांग की मात्रा वैसी वैसी कम होगी और जैसे जैसे कीमत कम होगी मांग की मात्रा वैसी वैसी बढ़ेगी। इसका अर्थ है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग घटती है तथा कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता के बजट से आप क्या समझते हैं? बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता द्वारा दी गई आय तथा प्रचलित बाजार कीमत पर खरीद सकता है। अपने जेब में जितना पैसा है, जितनी वस्तु वह सोच करके मन बना करके गया था खरीदने के लिए, और उसके आय जो जेब में है उतनी ही कीमत पर उतनी ही संतुष्टि देने वाली वस्तुएं उसे मिल जाए तो उसे बजट सेट कहते हैं। अगला प्रश्न, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है? समझाइए।
बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है? तो बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती है क्योंकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर इसलिए होती है क्योंकि वह अगर वस्तु की कोई अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है, जिस वस्तु की चाह उसे उपभोग करने की है, उस वस्तु के अतिरिक्त भी अगर कोई वस्तु मिल जाए तो फिर दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का उसे त्याग करना पड़ेगा। इसे बजट की प्रवणता कहते हैं, जो नीचे की ओर होती है। अगला प्रश्न, अगर कीमतें और उपभोक्ता की आय दुगनी हो जाए, कीमत भी दुगनी हो जाए और उपभोक्ता की आय भी दुगनी हो जाए तो बजट सेट कैसा होगा? तो अगर कीमतें और उपभोक्ता की आय दुगनी हो जाए तो बजट सेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आय में वृद्धि हुई है तो कीमत भी अधिक देने को उपभोक्ता तैयार हो जाता है। एक दृष्टि अधिमान से आप क्या समझते हैं? एक दृष्टि अधिमान से तात्पर्य किन्हीं दो बंडलों, एक बंडल X1 X2 और दूसरा बंडल Y1 Y2 में X1 X2 में कम से कम एक वस्तु हो, X1 X2 में कम से कम एक वस्तु हो और Y1 Y2 की तुलना में अन्य वस्तुओं की कम मात्रा न हो, कम मात्रा नहीं हो, Y1 Y2 की तुलना में कम मात्रा न हो, तो उपभोक्ता Y1 Y2 के बजाय X1 X2 को अधिमान देता है तथा इस अधिमान को एक दृष्टि अधिमान कहा जाता है। अगर X1 X2 में क्वालिटी अच्छी है और Y1 Y2 में क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वह X1 X2 को अधिमान देगा। इसे एक दृष्टि अधिमान कहा जाता है। दूसरा अगला प्रश्न, सामान्य वस्तु से क्या समझते हैं? सामान्य वस्तु से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। ऐसी वस्तुएं जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है, यानी उपयोगिता अधिक और कीमत कम होती है। अर्थात आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत आय में कमी होने पर वस्तु की मांग में कमी आती है। इसे सामान्य वस्तु कहते हैं। अगला प्रश्न, मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। तो मांग की कीमत लोच क्या है? मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, काय में परिवर्तन, मांग की लोच में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। किस प्रकार का अनुपात? ED, मांग की कीमत लोच बराबर से मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, मांग के नियम की सीमाएं क्या है? कोई दो लिखिए। तो मांग के नियम की सीमाएं, नंबर 1, आय समान रहनी चाहिए। नंबर 2, रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन न हो। नंबर 3, वस्तुओं की कीमतें समान रखनी चाहिए। नंबर 4, स्थापन वस्तुएं नहीं होना चाहिए। आय समान रहनी चाहिए, रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन न हो, वस्तुओं की कीमतें समान रहनी चाहिए, स्थापन वस्तु नहीं होना चाहिए। मांग के नियम की सीमाएं। अगला प्रश्न, मांग के नियम का महत्व समझाइए। कोई दो बिंदुओं के आधार पर मांग नियम का महत्व। पहला बिंदु है कीमत निर्धारण में सहायक। मांग नियम कीमत के निर्धारण में सहायक होता है। दूसरा, करारोपण में सहायक, टैक्स किस प्रकार से लगाया जाए इसमें सहायक होता है। तीसरा, कृषकों के लिए सहायक। तो मांग नियम के महत्वपूर्ण 3 बिंदु। अगला प्रश्न, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले 2
घटक लिखिए। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक में पहला वस्तु के गुण, दूसरा वस्तु के प्रयोग, तीसरा वस्तु की कीमत और चौथा संयुक्त मांग। ये 4 घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ से शुरू होते हैं 5 नंबर के प्रश्न, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न भी इस इकाई में पूछा जाना है। पहला प्रश्न आता है मांग के नियम की विशेषताएं बताइए। तो मांग नियम लिखना अनिवार्य रहेगा यहाँ पर, विशेषताएं तभी समझ में आ पाएगी। मांग वस्तु की जितनी अधिक मात्रा बेचने के लिए होती है उसे उतनी ही कम कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करना होगा। वस्तु की जितनी अधिक मात्रा बेचने के लिए होती है उसे उतनी ही कम कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करना होगा, जिससे कि उसके लिए ग्राहक मिल सके। पहली विशेषता है मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। दूसरा, मांग आश्रित तथा कीमत स्वतंत्र होती है। तीसरा, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन कहलाता है। चौथा, मांग का नियम किसी निश्चित समय पर वस्तु अथवा सेवा की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। अगला प्रश्न, मांग का अर्थ बताइए एवं मांग के आवश्यक तत्व लिखिए। मांग का अर्थ, साधारण भाषा में मांग का अर्थ वस्तु की इच्छा, लालसा अथवा आवश्यकता से लगाया जाता है। साधारण भाषा में वस्तु की इच्छा, लालसा अथवा आवश्यकता से। परंतु अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य इससे भिन्न है। सर्वप्रथम किसी वस्तु के लिए व्यक्ति प्रभावपूर्ण इच्छा व्यक्त करता है। इसी प्रभावपूर्ण इच्छा की आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, इच्छा का होना। नंबर 2, उसकी पूर्ति के साधन का होना। नंबर 3, व्यक्ति में साधन को त्याग करने की तत्परता का होना। जब आवश्यकता के साथ वस्तु की कीमत और समय को जोड़ दिया जाता है, आवश्यकता के साथ वस्तु की कीमत और समय को जोड़ दिया जाता है, तब वही मांग बन जाती है। तो मांग कहलाने के लिए निम्नलिखित 5 तत्वों की साथ साथ उपस्थिति आवश्यक है। 5 तत्वों के साथ साथ उपस्थिति कौन से? नंबर 1, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। नंबर 2, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधनों, मुद्रा का होना, पैसा होना जरूरी है। प्राप्त करने की इच्छा होना जरूरी है, मुद्रा होना जरूरी है। इन साधनों को व्यय करने की तत्परता, वह मुद्रा को खर्च करने के लिए तत्पर भी होना चाहिए। नंबर 4, वस्तु की इच्छा का कीमत या मूल्य विशेष से संबंध। जैसी हमारी इच्छा है वैसी ही कीमत भी वस्तु की होना चाहिए और उसमें मूल्य भी होना चाहिए। वस्तु का संबंध किसी समय विशेष से होना है। जब समय पड़ा वस्तु का, उसी समय उतनी ही कीमत पर वस्तु मिलने लगे। तो यह निम्न तत्व मांग के साथ साथ चलते। अगला प्रश्न, मांग के नियम की मान्यताएं लिखिए। तो मांग का नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला, उपभोक्ता की आदत तथा रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 2, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। नंबर 3, पूरक तथा स्थापन वस्तुओं का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। नंबर 4, वस्तु विशेष की किस्म समान रहती है। नंबर 5, भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की संभावना नहीं रहती। नंबर 6, जनसंख्या स्थिर रहती है। नंबर 7, समाज में फैशन एवं रुचि आदि स्थिर है। नंबर 6, भविष्य में किसी वस्तु की कमी होने की संभावना नहीं है। और लास्ट, संयुक्त मांग वाली वस्तुओं का
मूल्य अपरिवर्तित रहता है। मांग की कीमत लोच से क्या आशय है? तो मांग की कीमत लोच से आशय अर्थशास्त्र में वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप उसकी मांग में जिस मात्रा या गति से परिवर्तन होता है उसे ही मांग की मूल्य सापेक्षता लोच कहते हैं। इस प्रकार मांग की मूल्य सापेक्षता अथवा मांग की लोच मांग एवं पूर्ति के पारस्परिक संबंध की मात्रा को व्यक्त करती है। मांग की कीमत लोच से आशय क्या है? वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन। जैसा जैसा वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा उसके फलस्वरूप उसकी मांग में जिस मात्रा में या गति से परिवर्तन होगा, मूल्य में परिवर्तन होने से उसकी मात्रा या गति में जिस प्रकार से परिवर्तन होगा उसे ही मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच कहते हैं। इस प्रकार मांग की मूल्य सापेक्षता अथवा मांग की लोच मांग एवं मूल्य के पारस्परिक संबंध की मात्रा को व्यक्त करता है। प्रश्न अगला, उपभोक्ता संतुलन के विचार को समझाइए। तो इस प्रश्न को हम अगले पीडीएफ में समझेंगे। धन्यवाद। आज का जो गृह कार्य है, मांग के नियम की मान्यताएं लिखिए। मांग नियम की मान्यताओं को अनिवार्यतः कॉपी में लिख करके याद करेंगे।